नमस्कारम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का लेक्चर 11 और टॉपिक है आज का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मुद्दे। तो चलिए लेक्चर आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पर्यावरण इस शब्द का मतलब क्या है। तो वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा और इसको अच्छे लैंग्वेज में देखते हैं। मान लीजिए आप हो और आपके आसपास काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, और ये क्या नाम पहाड़ है, हवाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आसपास। तो इन सभी चीज़ों को इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे फॉर्मल लैंग्वेज में, जैविक एवं अजैविक घटक। जैविक मतलब जिनमें जीव है, जैसे मैंने बताया पक्षी पेड़, और अजैविक मतलब जैसे पहाड़, हवाएं, तापमान, वर्षा, ये सब। तो इन सब ने जो आपके आसपास एक एरिया सा बना दिया है, क्या बना दिया है, एक एरिया सा बना दिया है, एक फील्ड टाइप बना दिया है। तो वो जो इन्होंने बनाया है उसको कहेंगे हम पर्यावरण। क्या कहेंगे? पर्यावरण। तो जैविक और अजैविक घटक ने आपके आसपास मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण कर दिया है। यहाँ तक पर्यावरण की बात हो गई। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी। इस शब्द का मतलब क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप में से कईयों को पता भी होगा कि इकोलॉजी जो लिखा हुआ है, तो इसमें जो ये लॉजी लगा हुआ है, तो जब भी किसी शब्द के पीछे लॉजी लग जाता है, वर्ड के पीछे लॉजी लग जाता है, इसका मतलब वो स्टडी से बात कर रहा है, स्टडी से रिलेटेड बात कर रहा है, यानी किसी चीज़ की स्टडी है। तो अब ये किस चीज़ की स्टडी है? पारिस्थितिकी की। देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया कि आपके आसपास जो जैविक और अजैविक घटक हैं, उन्होंने मिलकर पर्यावरण का निर्माण कर दिया। तो अब इन जैविक और अजैविक घटकों के मध्य में आपस में जो संबंध भी होगा, कुछ कुछ क्रियाएं भी होगी, आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होंगे। तो वो किस तरीके से है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, क्या क्रियाएं हो रही है, जैसे आप सांस ले रहे हो, पेड़ पौधों से वापस दे रहे हो, तो ये सब जो भी संबंध है आपस में, जो कोई जीव है तो वो इसको खा रहा है, जो भी कर रहा है, कौन कहाँ उग रहा है, ये आपस में कोई ना कोई संबंध है हम सबका। तो जब हम इस संबंध का स्टडी करते हैं कि जैविक और अजैविक घटकों के मध्य आपस में क्या संबंध है, किस तरह की क्रियाएं हो रही है, क्या संबंध है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, ये सब जो हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है पारिस्थितिकी इकोलॉजी। ठीक है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इस शब्द का क्या मतलब है? इकोसिस्टम। तो देखिए, जब आप पर्टिकुलर स्थान की बात करते हो, आप पर्टिकुलर जगह की बात करते हो, और वहाँ से रिलेटेड जब आप जैविक और अजैविक घटकों के मध्य संबंध की बात करते हो, तो वो पारिस्थितिकी हो गई। अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जो है, हमने ओवरऑल जो हमने बोला कि जैविक और अजैविक घटक, तो हमने क्या कर दिया, उनको कैटेगराइज कर दिया, एक पूरा सिस्टम बना के उनको कैटेगराइज कर दिया, जैसे कि अजैविक और जैविक। तो अब इनमें अजैविक में भी क्या, तो तापमान, मृदा, वर्षा आदि। और जैविक में क्या कैटेगरीज है, तो उत्पादक यानी जो प्रोड्यूस करता है, उपभोक्ता यानी जो उन्हें वापस कंज्यूम करता है, और अपघटन करता है, जैसे वो सूक्ष्म जीव होते हैं, सो सड़े गले, जो जैसे मर जाता है, जब उपभोक्ता मर जाता है, जैसे मान लीजिए कोई कोई भी डेड बॉडी होती है किसी जानवर की, तो वो सड़ जाती है धीरे धीरे। तो वो सड़ती क्यों है? क्योंकि अपघटन करता होते हैं, अपघटन करता उनको सड़ाते हैं और उनको मिट्टी में मिला देते हैं, तो वो अपघटन करता हो गए। उत्पादक जैसे कि पौधा हो, पेड़ हो गए, वो उत्पादक है। उपभोक्ता जो उन्हें खाएगा। फिर इसमें भी जो उपभोक्ता होते हैं, वैसे तो हमारा इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि उपभोक्ता होते हैं, वो भी इनके भी टाइप होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक जैसे कि जो फर्स्ट होगा, फिर जो द्वितीयक जो उसको खाएगा, तृतीयक जो उसको खाएगा, तो वो ऐसे उसको है। तो उसमें हमको कैटेगरी जो है तो वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है फिलहाल, हमको बस ओवरव्यू हमको पता होना चाहिए माइंड में कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो अजैविक और जैविक दो भागों में हमने बांट रखा है, जिसमें अजैविक में ये है और जैविक में ये है। ये कैटेगरी है बेसिकली। ये तो हमने समझ लिया एक ओवरव्यू पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में। अब बात करते हैं राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि हमारा मेन टॉपिक है और सवाल बनने के ज़्यादा चांस है। तो देखिए, अब राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा हूँ, यानी इसमें भी मैं पेड़ पौधों और जीवों के बारे में बात तो करूंगा ही। तो देखिए, अगर मैं राजस्थान में ओवरऑल बात करूँ, तो राजस्थान में देखिए 2500 प्रजातियों के तो खाली आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे। फिर 450 प्रजातियों के पक्षी मिल जाएंगे। स्तनपाई मैमल्स की बात करें तो 50 प्रजातियों के मैमल्स मिल जाएंगे। सरीसृप की बात करें तो वो भी आपको 58 प्रकार के मिल जाएंगे। और अगर मैं आपको उभयचर की बात करूं तो वो मिल जाएंगे आपको 12 प्रजातियों के। ये सब तो आपको पता ही होगा, बेसिक बच्चों वाली बातें हैं ये सब, बच्चों में जब आप बचपन में पढ़ी होगी आपने, इनका क्या मतलब है, कौन किस टाइप के। तो अब बात करते हैं सैकड़ों प्रकार के, देखिए सूक्ष्म जीव है और पादप भी, तो मैंने इसी में हो गया कि सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीव और पादप भी पाए जाते हैं। लेकिन देखिए, अब ये तो मैंने ओवरऑल बता दिया राजस्थान में, लेकिन अगर इनको और कैटेगराइज करें स्थान वाइज कि कौन कहाँ है, तो भौगोलिक दृष्टि से यदि बात करें
तो एक है मरु पारिस्थितिक तंत्र, एक है अरावली जो, और एक है पूर्वी मैदानी, और एक है दक्षिणी पूर्वी। आपको याद होगा जब मैंने भू आकृतिक प्रदेश बताया था तो उसमें भी मैंने कुछ इसी टाइप से कैटेगरीज बताई थी आपको। हमने जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान को, हमने उसमें भी ऐसे ही बांटा था। तो पारिस्थितिकी तंत्र को भी हमने ऐसे ही बांटा है, मरु पारिस्थितिक तंत्र, अरावली पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र और दक्षिण पूर्वी पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए मरु पारिस्थितिक तंत्र, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए आपको मरु पारिस्थितिक तंत्र में ऑलमोस्ट 22 प्रकार के आपको स्तनपायी मिल जाएंगे, जैसे कि चिंकारा, काला हिरण, मरु बिल्ली, ये सब। पक्षी की बात करें तो 120 प्रजातियों के पक्षी मिल जाएंगे, जिसमें गोडावण, मोर, सैंड ग्राउस, तीतर, स्पेन गोरिया, कुरंजा। कुरंजा को देखिए डेमोसिल क्रेन भी बोलते हैं, इसे सवाल भी बन सकता है कि डेमोसिल क्रेन किसको बोलते हैं, तो कुरंजा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और बात करें यदि सरीसृप प्रजातियों की तो 58 की 58 आपको यहीं मिल जाएगी, जैसे कि पाटागो, सैंडफिश, ये सब प्रकार के सरीसृप आपको यहीं मिल जाएंगे। तो मरु पारिस्थितिक तंत्र में काफ़ी सारी देखिए बहुत सारी प्रजातियाँ मिल जाती हैं। अब बात करें मरु पारिस्थितिक तंत्र को भी और बांटा गया है, तो आपको बस इनके नाम पता होना चाहिए। हो सकता है सवाल बन जाए कि बताइए मरु पारिस्थितिक तंत्र का निम्न में से कौन सा टाइप नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप में बांटा है। तो देखिए नहरी सिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र और लूणी बेसिन, ये मरु पारिस्थितिक तंत्र के टाइप्स है। हमने उनको ऐसे ऐसे बांट रखा है, मरु पारिस्थितिक तंत्र को ऐसे बांट रखा है, नहरी सिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र और लूणी बेसिन। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अरावली पर्वत की। तो अरावली पर्वत पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो इसमें जो मुख्य वृक्ष है वो देखिए धौंक, कैर, चुड़ैल, सालर, ये सब है। और अगर मुख्य वन्यजीव की बात करें तो बगेरा, रीछ, जरक, चौसिंगा, ये सब आपको अरावली पर्वत पारिस्थितिक तंत्र में मिल जाएंगे। अब इसको भी बांट रखा है 3 भागों में, देखिए उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो देखिए सवाल किस तरफ से बन सकता है, हो सकता है ऐसा सवाल बन जाए कि बताइए निम्न में से अरावली पर्वत पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा भाग नहीं है, और पहला ऑप्शन आ जाएगा उत्तरी, एक में पूर्वी दे देगा। तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, अरे यार क्या होगा, दिशा तो सब होती है। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तरी है, मध्य है और दक्षिणी है, ये आपको टाइप पता होने चाहिए। अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र। इसमें क्या है देखिए, तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया यहाँ पे क्योंकि ऐसा पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान नाम सबने सुना है, तो इसको थोड़ा घुमा के पूछना चाहेगा तो ऐसे पूछ लेगा कि ये कौन से पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित है, पाया जाता है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पूर्वी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है। अब इसमें देखिए जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसको यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर भी घोषित किया है। क्यों, देखिए इसमें 370 प्रकार के पक्षी है और 130 प्रकार के पादप है, तो काफ़ी वैरायटीज़ है इसमें। तो इसलिए इसको जो है यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर भी घोषित किया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि बताइए यूनेस्को ने उनमें से किसको, राजस्थान के कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया है, या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है। सवाल कैसा भी बन सकता है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यदि बात करें इस पूर्वी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को, तो इसमें भी देखिए काफ़ी भाग में बांटा है। बनास बेसिन, साहिनी बेसिन, माही बेसिन, गंभीरी बेसिन, बाणगंगा बेसिन और वराह या वरा बेसिन, ये आपको पता होना चाहिए इनके नाम। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पारिस्थितिक तंत्र की। तो देखिए इसमें मुख्यतः हाड़ौती और विंध्याचल पर्वत का पठारी क्षेत्र जो है वो कवर होता है। अब यहाँ देखिए जो जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी, वो जलीय टाइप की पाई जाती है। तो यहाँ जलीय जैव विविधता पाई जाती है। अगर बात करें यहाँ कौन कौन से यहाँ का आकर्षण किया है, तो देखिए मगरमच्छ, घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुए और विविध प्रकार की मछलियाँ आपको यहाँ पे मिलेगी। अब इस दक्षिण पूर्वी पारिस्थितिक तंत्र को हमने 2 भागों में बांट रखा है, चंबल बेसिन और जो है डांग क्षेत्र, ये आपको पता होना चाहिए। हमने दक्षिण पूर्वी पर, अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ देखिए हमने बहुत सारे बेसिन कवर किए हैं। तो कई बार इसको जो पूरी मैदानी में, इसमें लोग मतलब चंबल भी याद करके चले जाते हैं क्योंकि बनास यहाँ देखते हैं, माही बेसिन यहाँ देखते हैं, तो एक माइंड में हैबिट हो जाती है कि चंबल भी यहीं होगा। लेकिन देखिए चंबल यहाँ है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी पारिस्थितिक तंत्र में चंबल यहाँ है। तो ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें जब आप कैटेगरी पढ़ रहे हो। तो चंबल बेसिन और डांग क्षेत्र जो है वो दक्षिण पूर्वी पारिस्थितिक तंत्र की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जैव विविधता के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, इससे भी सवाल बन सकता है। तो देखिए जैव विविधता की बात करें तो वैसे तो इसकी जो परिभाषा है वो एक बार बता देता हूँ कि जीव जंतु में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, विषमता पाई जाती है और जो कुछ जटिलता भी पाई जाती है परिस्थिति के हिसाब से कि कौन कहाँ पाया जाता है। तो उसको हमने जो एक बेसिकली इसको अगर एक सिंगल वर्ड में कहें तो विभिन्नता, कि भाई बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ वगैरह पाई जाती है, तो उसको हमने कह दिया जैव विविधता। अब यहाँ देखिए जो ये शब्द है जैव विविधता, इसका सबसे
पहले जो उपयोग किया था वो किया था एडवर्ड ओ विल्सन ने। 1986 में एडवर्ड ओ विल्सन ने जैव विविधता इस यानी बायोडाइवर्सिटी इस वर्ड का इस्तेमाल किया था। इसीलिए इनको देखिए बायोडाइवर्सिटी का जनक भी कहा जाता है, जैव विविधता का जनक भी किसको कहा जाता है, एडवर्ड ओ विल्सन। ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। अब यदि बात करें राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण की, तो राजस्थान में क्या क्या किया गया है जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। तो वैसे तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट सवाल बनता है कि बताइए कितने राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 11 कंजर्वेशन रिजर्व है और 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। ये आपको वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए। एक एक नंबर आप ऐसे नहीं, आप लगभग नहीं बोल सकते, आपको एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो 11 रिजर्वेशन है, कंजर्वेशन रिजर्व है, 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है और 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान तो 3 आपको पता है ही है, लेकिन ये कंजर्वेशन रिजर्व आपको 11 पता होना चाहिए बहुत, क्योंकि इसमें लोग भूल जाते हैं आमतौर पर और कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं राजस्थान में कि जैव विविधता विरासत स्थल कौन कौन से। राजस्थान के जैव विविधता विरासत स्थल देखिए 5 नाम आते हैं इसमें। अकलवुड फॉसिल पार्क जो कि जैसलमेर में मिलेगा, केवड़ी की नाल ये आपको उदयपुर में मिलेगा, रामकुंडा जो कि आपको उदयपुर में मिलेगा, नाग पहाड़ जो कि आपको अजमेर मिलेगा और छापोली मनसा माता ये आपको झुंझुनू में मिलेगा। तो ये जो 5 है वो जैव विविधता विरासत स्थल है राजस्थान के। और बात करते हैं और कि 2 मार्च 2010 को, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि राजस्थान जैव विविधता नियम ये कब पारित किया गया। तो 2 मार्च 2010 को जैव विविधता नियम जो है पारित किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इस लेक्चर में जो एक पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जैव विविधता ये टॉपिक कवर किए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए याद रखिए कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।